नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेके आए आपके लिए एक नया केस केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1959। ये मामला 1959 का है और उस टाइम का एकदम ये समझ लो हॉट टॉपिक था। ये केस इतना भयंकर वायरल हुआ था उस टाइम। सोशल मीडिया के नाम पे मोबाइल टीवी ये सब इतने ज़्यादा, टीवी मोबाइल तो खैर काल्पनिक चीज़ थी उस टाइम। टीवी होती थी, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित घरों में होती थी, और अखबार जो है वो भी लगभग आम आदमी की पहुँच से बाहर ही था। उस टाइम ये केस इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, पूरे देश में इसी केस के चर्चे हो रहे थे। इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी इस केस की चर्चा हुई थी। तो ये है के एम नानावती, मतलब कावस मानेकशॉ नानावती, और ये इनकी वाइफ है सेल्विया, जो ब्रिटिशर्स थी। इस केस में डिटेल में जाने से पहले अहम किरदार है उनके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए जानना ज़्यादा जरूरी है। तो हम पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं इस मामले में इन्वॉल्व सभी कैंडिडेट्स का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस केस के मेन एक्यूज जो हैं, जो इस केस के मेन किरदार हैं, वो है कमांडर कावस मानेकशॉ नानावती। नेवल कमांडर थे ये, और ये आईएनएस मैसूर जो था उस पर ये सेकेंड इन कमांड थे, मतलब दूसरे नंबर के अधिकारी थे आईएनएस इंडियन नेवल शिप मैसूर पे। और ये एक मतलब पर्टिकुलर जो नेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी ब्रिटेन में, उसके लिए सभी अधिकारी जाते थे। तो ये भी गए हुए थे उसी रूटीन ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन गए हुए थे। ब्रिटेन में वहाँ पे सेल्विया नाम की एक ब्यूटीफुल महिला से मिले। ये उस टाइम टीनेजर थी, दोनों को आपस में प्यार हो गया, शादी हो गई इनकी। शादी हो गई, उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ चलती रही। इनके 3 बच्चे थे, 2 थे, 1 लड़की थी। इनकी शादी हो गई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कब तक? 27 अप्रैल 1959 तक। ये जो कपल था ये बेस्ट कपल था, मतलब कहीं भी पार्टी में जाता था तो सभी का अटेंशन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। ये कहा जाता था कि दिस इज द परफेक्ट कपल ऑन द अर्थ। ये इतनी ब्यूटीफुल थी, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद इनकी कहानी में इनकी मतलब जो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही उसमें एक एंट्री हुई। एंट्री किसकी हुई? प्रेम भगवान दास आहूजा। तो ये है प्रेम भगवान दास आहूजा, जो एक सिंधी फैमिली से थे, बहुत ज़्यादा रईस आदमी थे, बिजनेसमैन थे। इनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, कई सारी मतलब गाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया। तो इनका, और ये बैचलर थे, मतलब इनकी शादी नहीं हुई थी। ये थे और इनकी एक सिस्टर थी। 2 ही लोग दिखाए गए हैं पूरे किरदार में, और तीसरा इनके फैमिली का कोई मेंबर नहीं दिखाया गया है। ये थी और इनकी सिस्टर थी, दोनों लोग अनमैरिड थे। इनकी कई जगह किताबों में ऐसा लिखा है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उस टाइम का तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा हुआ है, 1-2 मूवीज़ देखी हैं, उसमें कई जगह ये दिखाया गया है कि जो इनकी जो सिस्टर थी उनका नाम था मिमी आहूजा। वो जो मिमी आहूजा थी उनके बारे में ये लिखा है कि वो इनकी और इनकी जो सेटिंग रहती थी, मतलब जिसको भी ये अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे या मतलब पटाना चाहते थे हिंदी भाषा में, तो इनकी सिस्टर उनकी हेल्प करती थी। तो यही इस केस में हुआ। ये जो कावस मानेकशॉ नानावती की वाइफ थी सेल्विया, उसको इनके पास तक पहुंचाने में इनकी बहन का जो किरदार है वो काफ़ी अहम है, मतलब उन्होंने बीच में डाकिया का काम किया है। केस के आखिरी में थोड़ा सा किरदार इनका भी है। ये जो है ये विजय लक्ष्मी पंडित हैं, और ये माननीय उस टाइम के जो प्रधानमंत्री जी थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी ये बहन है। और 1959 में जो केस हुआ था उसमें उनको मतलब कावस मानेकशॉ नानावती को केस मतलब सजा हुई थी। मर्डर के आरोप में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, 3 साल तक वो जेल में रहे। उसके बाद उन्होंने एक मर्सी पिटीशन लिखी। मर्सी पिटीशन इनके पास दया याचिका पहुंचाई गई। ये उस टाइम न्यूली अपॉइंटेड राज्यपाल थी, गवर्नर थी महाराष्ट्र की। इनके पास तक इनकी दया याचिका पहुंचाई गई और इन्होंने उनकी दया याचिका को स्वीकार किया, और उसके बाद उनको बाकी की सजा उनकी माफ की। तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में ये दिया गया है कि किसी भी प्रदेश का राज्यपाल किसी दोषी की सजा को कम कर सकता है या घटा सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में दिया गया है। तो जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वहाँ की राज्यपाल थी, न्यूली अपॉइंटेड थी, तो इन्होंने क्या किया, कावस मानेकशॉ नानावती की सजा को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया, और 3 साल कावस मानेकशॉ जेल में रहने के बाद वहाँ से आज़ाद हुए और उनको जमानत मिल गई। ये इन्हें तो सब जानते ही हैं, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं। राम मूलचंद जेठमलानी जी इनका नाम है, और ये फेमस वकील रहे हैं। जो केस किसी से हैंडल नहीं होते थे वो ये लेते थे। इस केस में भी इनका काफ़ी किरदार है, हालांकि ये फ्रंट में नहीं आए, बैकग्राउंड में ही रहे ज़्यादातर टाइम पे, लास्ट में थोड़ा सा फ्रंट पे आए। मेन जो वकील थे इस मामले में वो थे चंदू त्रिवेदी। उन्होंने इस केस को पूरा मतलब बॉम्बे सेशन कोर्ट में लड़ा, पूरा केस उन्होंने लड़ा, बट बैकग्राउंड में ये खेल रहे थे, हाईलाइट हुए और बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे इस केस के बाद। ये बैकग्राउंड में थे इस पूरे केस के। ब्लिट्स उस टाइम एक न्यूज़पेपर टाइप था, वो आता था, और उसके जो संपादक थे वो पूरी तरह से मतलब कावस मानेकशॉ नानावती के फेवर में थे, और उन्होंने पूरी मतलब यही छाए हुए थे उस टाइम। मतलब लोग, आम लोगों तक जो केस का पूरा डिटेल पहुंचाते थे, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से किस चीज़ को मतलब किस तरह से लोगों की सहानुभूति को डाइवर्ट करना है, वो सब ये डिसाइड कर रहे थे ब्लिट्स के संपादक। तो उस टाइम ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि ये इनका जो नॉर्मल रूटीन में जो अखबार बिकता था उसकी प्राइस थी 25 पैसे, मतलब चवन्नी। चवन्नी का, हालांकि उस टाइम चवन्नी बहुत मायने रखती थी, ये 1951 का टाइम है।
तो उस टाइम चवन्नी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। तो जो इनका ये अखबार था वो 25 पैसे का बिकता था और इस केस के टाइम पे उस अखबार को 2 रुपए में लोग खरीदते थे और उसके बावजूद भी कॉपियाँ कम पड़ जाती थी। इतना ज़्यादा फेमस हो गया था ये। चला जब तक भी पूरा केस चला तब तक जितने भी जूरी मेंबर्स थे, कितने थे टोटल 9 थे। पूरे 9 जूरी मेंबर्स को डेली के डेली इनका जो ब्लिट्स का कॉपी रहता था वो पूरे 9 जूरी मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जा रहा था, अपडेट देने के लिए और उनकी सहानुभूति गेन करने के लिए। इस अखबार की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो एडवर्टाइजमेंट इसमें निकलता था ना वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड था। मतलब वो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से सेट करते थे, जैसी खबर चल रही वैसे ही एडवर्टाइजमेंट रहता था। इसमें देख रहे हो आप, ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ कॉर्नर में दिया गया है, बिस्किट ग्लूको बिस्किट है कोई, उसका एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें पता है क्या लिखा हुआ है, इज योर हस्बैंड ए गुड प्रोवाइडर, ये इसमें लिखा हुआ है और ये केस चल रहा है हस्बैंड वाइफ का। तो ये इनकी इतनी टैक्टिक्स थी, मतलब इतनी रणनीति से अखबार चाहते थे कि पूरा इन्होंने जो फायदा सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उठाया ना इस केस का फाइनेंशियली, तो वो ब्लिट्स के जो संपादक थे, एडिटर थे, उनका सबसे ज़्यादा रोल रहा इसमें। उन्होंने पूरा फायदा उठाया इस केस का। तो डिटेल में बात करते हैं इस केस के बारे में। के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1959 का केस है। बात है 27 अप्रैल 1959 की। 27 अप्रैल 1959 का दिन था। काबस INS मैसूर से वापस आए, ड्यूटी से अपनी वापस आए घर पे आए तो अपनी बीवी से मिले। इनकी बीवी थी सेल्विया मतलब उस दिन थोड़ा सा इनका मूड ऑफ था। काबस ने इस चीज़ नोटिस की कि आज हमारी पत्नी का मूड ऑफ है, किस वजह से उन्होंने जानने की कोशिश की। तो सेल्विया बोली वी विल टॉक यू लेटर, मतलब इस मुद्दे पे बाद बात करेंगे। बट काबस को थोड़ा सा जानने की इच्छा हुई क्या है, जब वो मैं इतने 5-6 महीने बाद घर पे आया हूँ, उसके बाद हमारी बीवी को खुश होने की बजाय वो इतना मतलब ऑफ सी क्यों है। तो उन्होंने बात करी, तो बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि साल्विया ने ये बोला कि इनका अफेयर चल रहा है। किसके साथ चल रहा है, तो पता चला इनके जो मित्र हैं, काबस के एक मित्र हैं प्रेम भगवान दास आहूजा, उनके साथ इनका अफेयर चल रहा है। तो काबस ने जब पूछा तो उनको ये पता चला, तो ये तैयार हो रही थी कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो, बोली मैं मूवी देखने जा रही हूँ। मूवी देखने जा रही हूँ, हस्बैंड घर पे आया, इनको मूवी देखनी पड़ी है। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों, बोले वो एक्चुअली मैंने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, बात हो गई, कन्फेशन हो गया इनका कि हमारा प्रेम भगवान दास आहूजा के साथ हमारा अफेयर चल रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला मूवी देखने के लिए, तो ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है आप जाइए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बीवी बच्चों को लिया और मुंबई में एक सिनेमा हॉल है, मेट्रो सिनेमा हॉल, वहाँ पे इन्होंने काबस ने खुद इनको ड्रॉप किया सिनेमा हॉल में। ये मुंबई में एक सिनेमा हॉल है मेट्रो नाम से। हालांकि फिलहाल यहाँ अभी अग्निपथ लगी हुई थी जब ये फोटो खींची गई है। उस टाइम यहाँ पे मूवी लगी हुई थी टॉम थंब, कॉमेडी मूवी थी। वो देखने के लिए ये जो सेल्विया है वो अपने बच्चों के साथ जाने वाली थी। ये म्यूजिकल एडवेंचर करके मूवी थी, ये देखने जाने वाली थी। एक्चुअली कॉमेडी मूवी थी, तो जाने वाले थे। उन्होंने काबस ने इनको वहाँ पे मेट्रो सिनेमा हॉल में ड्रॉप किया, अपनी बीवी को और तीनों बच्चों। काबस ने अपने बीवी बच्चों को मेट्रो सिनेमा हॉल के बाहर ड्रॉप किया और उनके बीवी और बच्चे पहुंच गए सिनेमा हॉल में मूवी देखने, टॉम थंब मूवी देखने के लिए चले गए। उसके बाद काबस सीधे अपने सरकारी ऑफिस पहुंचे और वहाँ से इन्होंने एक पिस्टल और उसकी 6 गोलियाँ, बुलेट पिस्टल और 6 गोलियाँ वहाँ से ड्रॉ की फॉल्स नोटिस पे, मतलब फॉल्स प्रेटेक्स्ट में, मतलब गलत ड्यूटी दिखा के अपनी वहाँ पे इन्होंने इशू करवाई बंदूक, मतलब पिस्टल या रिवॉल्वर और 6 गोलियाँ। उसके बाद काबस सीधे पहुंचे बिजनेस ऑफिस पे, जहाँ ऑफिस था वहाँ काबस पहुंचे और वहाँ पे देखा इन्होंने कि वहाँ पे प्रेम आहूजा अवेलेबल नहीं था। उसके बाद ये सीधे उसके घर की तरफ गए। घर पे गए तो वहाँ पे जो गार्ड लगा हुआ था उसने इनको रोकने की कोशिश की। इन्होंने क्या है, जो बंदूक जो कैरी कर रहे थे, ये जो पिस्टल, वो एक लिफाफे के अंदर डाल रखी थी। तो गार्ड को इतना शक नहीं हुआ, बोले कुछ काम होगा इसलिए जा रहे हैं। इसकी रोकने के लिए रोके नहीं, ये सीधे अंदर गए। प्रेम आहूजा जो था वो बाथरूम में जस्ट नहा के बाहर निकला हुआ था, उसने अपनी एक टॉवल लपेटी हुई थी। तब इन्होंने प्रेम आहूजा से पूछा कि क्या तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ अफेयर है, तो उसने कहा हाँ है। तो इन्होंने ये बोला कि क्या आप हमारे बीवी के साथ शादी करोगे और जो बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करोगे। तो जो प्रेम आहूजा था उसका ये रिप्लाई था, शुड आई मैरी टू एवरी वुमन आई एम स्लेप्ट विथ। कहने का मतलब ये था कि क्या मुझे हर उस महिला के साथ शादी करनी चाहिए जिसके साथ मैं सोया हूँ। ये उनका कुछ वर्बल कन्वर्सेशन हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ ऐसा माहौल बना कि काबस ने प्रेम आहूजा को 3 गोलियां मारी। उसके बाद क्या किया, काबस ने वहाँ से निकले, काबस जो उसका गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे प्रेम आहूजा को, वहाँ गए, उन्होंने देखा सब कुछ सिनेरियो देखा। उसके बाद उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, काबस को रोकने की कोशिश की। तो काबस ने खुद बोला कि मैं खुद सरेंडर करने जा रहा हूँ, इसलिए फिर वो उन्होंने ज़्यादा अपोज नहीं किया, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। वो सीधे काबस वहाँ से निकले और सीधे पहुँचे अपने प्रोवोस्ट मार्शल के पास। प्रोवोस्ट मार्शल के पास जब गए, उन्होंने पूरा वाक्य बताया कि मैंने शायद किसी आदमी का एक का मर्डर कर दिया है और मैं सरेंडर करने आया हूँ। तो जो प्रोवोस्ट मार्शल था बोला कि आपने एक सिविलियन का मर्डर किया है, सिविलियन के मर्डर के केस में आप मेरे साथ, मतलब मेरे पास सरेंडर ना करके आपको सिविल पुलिस के पास सरेंडर करना चाहिए। तो काबस जो है प्रोवोस्ट मार्शल के यहाँ से निकल के सीधे DCP साहब थे मुंबई पुलिस में,
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जॉन लोबो के पास गए और उनके पास जाके इन्होंने अपना सरेंडर किया। वहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि मैंने एक हत्या कर दी है और मैं अपना मतलब आत्मसमर्पण करने आपके पास आया। उसके बाद क्या हुआ, इनको सिविल पुलिस ने इनको कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लेने के बाद फिर इनका केस चलना शुरू हुआ। तो पहले कागज का ट्रायल हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। उसका मेन मुद्दा ये था कि जो कागज हैं उनको कौन सी कस्टडी में रखा जाए, सिविल कस्टडी में रखा जाए या फिर नेवल कस्टडी में रखा जाए। तो पहले ये मुद्दा था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो नेवी के कमांडर्स थे उनका ये कहना ये था, नेवल एक्ट 1957 के तहत नेवी का कोई भी ऑफिसर या स्टाफ कोई भी क्राइम अगर करेगा तो उसका जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है या जो भी ट्रायल है वो सारा नेवल कस्टडी में होगा। सिविल के ऑफिसर्स का कहना यह था कि एज पर नेवल एक्ट 1957 उसका ट्रायल नेवल कस्टडी में ही होगा, लेकिन अगर केस मर्डर का है या रेप का है तो उसका जो ट्रायल है वो सिविल कस्टडी में ही होगा। फिलहाल केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने इनको क्या किया, नेवी कस्टडी दे दी, नेवल कस्टडी में भेज दिया। और इनका ट्रायल क्योंकि वो इसलिए भेजा क्योंकि इनका जो केस था ना मर्डर का, वो उस टाइम तक प्रूव नहीं हुआ था। जब तक प्रूव नहीं होगा कि हाँ कि मर्डर ही किया है और इन्होंने ही किया है, तब तक तो वो मर्डर के दोषी नहीं है ना। ये तो आरोपी थे, दोषी तब होता है जब वो क्राइम साबित हो जाए, तो तब तक इनका क्राइम साबित नहीं हुआ था, तो ये एक आरोपी थे मर्डर के। तो इस बेस पे इनको मतलब नेवल कस्टडी दे दी गई। उसके बाद इनका ट्रायल शुरू हुआ सिविल कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। और वो ट्रायल कौन सा था, जूरी ट्रायल। दोस्तों तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट वाज द जूरी सिस्टम होता क्या है, इसकी भारत में शुरुआत कब हुई और ये खत्म कब हुआ, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। पहले दो टाइप का ट्रायल होता था। एक नॉर्मल ट्रायल था, बेंच ट्रायल, जिसमें क्या है जजेस बैठते थे, जजेस की एक बेंच बनाई जाती थी, 3 जजेस की, 5 जजेस की, 7 जजेस की। और वैसे ही सेम सिस्टम ये था जूरी सिस्टम। इसमें जजेस नहीं थे, इसमें क्या होता था समाज के, सोसाइटी के या जो क्रिमिनल है उसके आसपास के रहने वाले जो प्रतिष्ठित लोग थे या जिनके पास थोड़ी बहुत कानूनी जानकारी थी या फिर उसमें महिलाएं भी शामिल हुआ करती थी, वो सारे लोगों को एक कमेटी टाइप की बना दी जाती थी। उसमें भी ऑड नंबर ही रहते थे। वो कमेटी बना दी जाती थी और वो लोग डिसाइड करते थे कि जो एक्यूज्ड है, जो मतलब क्रिमिनल है, वो दोषी है या नहीं है, जिसने क्राइम किया है वो उस क्राइम के लिए दोषी है या नहीं है। ये जूरिस्ट जो होते थे वो डिसाइड करते थे। किस बना पे डिसाइड करते थे, वो इस बेस पे डिसाइड करते थे। उनको क्या है ना, जितना भी ट्रायल होता था इन पे जो सवाल पूछे जाते, जो क्रिमिनल रहता था कटघरे में खड़ा करके उसको उस पर सवाल पूछे जाते थे। सवाल पूछते था कौन, वकील, अपोजिशन वाला और फेवर वाला। वो वकील सवाल पूछते थे और जो भी उनके पास सबूत रहते थे वो पेश किए जाते थे। सब कुछ ये पूरा कोर्ट में ही होता था। सब कुछ सामने जूरिस्ट बैठे रहते थे, सामने एक बॉक्स बना रहता था, उसमें जूरिस्ट बैठते थे। जूरिस्ट बैठ के पूरा मामला ये मतलब पूरी सुनवाई ये देखते थे। जब भी ट्रायल होता था ये जूरिस्ट आते थे, जजेस बैठा रहता था और दोनों वकील रहते थे और ये जूरी मेंबर जो थे वो इन सारी चीज़ों को देखते थे। पूरा ट्रायल फिनिश होने के बाद, चाहे वो ट्रायल कितने भी दिन चला हो, महीने भर, 2 महीने, जितने भी दिन चला हो, उसके बाद ये जो जूरी मेंबर होते थे ये डिसाइड करते थे कि ये मतलब जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर ट्रायल हो रहा है मतलब वो गिल्टी है या नहीं है। तो ये जूरी मेंबर जो थे इनके पास ये पावर रहता था, वो सिर्फ ये डिसाइड कर सकते थे कि वो दोषी है या नहीं है, मतलब गिल्टी और नॉट गिल्टी। इसके अलावा इनके पास और कोई पावर नहीं रहता था। अगर जूरी मेंबर ने बोल दिया नॉट गिल्टी तो नॉट गिल्टी है वो, फिर जज उस हिसाब से एक्शन करेगा और उसको बरी कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है तो फिर जज उसकी जो पनिशमेंट है वो डिसाइड करेगा, क्या पनिशमेंट देना है। ये डिसाइड करने का हक जूरी मेंबर्स को नहीं होता था। इनको सिर्फ डिसीजन ये देना था कि वो दोषी है या नहीं है। आगे का डिसीजन जो है वो जज करता था। हम जानते हैं कि जूरी सिस्टम की शुरुआत कब हुई इंडिया में जूरी सिस्टम की शुरुआत हुई, अंग्रेजों की देन है ये, ठीक है। हमारे यहाँ 1826 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो 1826 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक बिल पास किया, जूरी बिल, या ठीक है, उसको पास किया उन्होंने। और यहाँ पे भारत में जूरी सिस्टम की शुरुआत हुई। ये जो जूरी बिल अंग्रेजों ने पास किया तो उसके अगेंस्ट में उस टाइम पे राजा राम मोहन राय जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने क्या किया, इस बिल के अगेंस्ट में एक पिटीशन डाली। और उस पिटीशन पे हिंदू और मुस्लिम्स मेजॉरिटी जो थे उस टाइम, मतलब जो प्रतिष्ठित हिंदू और मुसलमान थे, जो राजनीतिक वजूद रखते थे, जिनका समाज में एक वर्चस्व था, उन लोगों से उस पिटीशन को साइन करवाया। और वो पिटीशन इन्होंने डाली इसके अगेंस्ट, जूरी बिल के अगेंस्ट में। क्यों डाली, क्योंकि उस जो जूरी बिल में जो सिस्टम था उसमें ये था कि जो भी जूरी ट्रायल होगा भारत में
रहने वाले हर हिंदू या मुसलमान, मतलब भारत में रहने वाले हर हिंदू और मुसलमान, चाहे वो भारतीय हो या यूरोपीय हो, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उनका ट्रायल होगा, जूरी ट्रायल होगा, और किसके द्वारा होगा? क्रिश्चियंस द्वारा होगा। जो क्रिश्चियन मेंबर रहेंगे, जूरी मेंबर जो भी रहेंगे वो क्रिश्चियन रहेंगे। और ये जो जूरी ट्रायल वाला सिस्टम है ये भारत में रहने वाले हर हिंदू और मुसलमान के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन क्रिश्चियन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिस्टम था, उसमें ये लिखा हुआ था। क्रिश्चियन के लिए जब भी ट्रायल होगा जूरी का, तो उसकी ये शर्त थी कि सारे मेंबर क्रिश्चियन ही होने चाहिए। तो जो क्रिश्चियन मेंबर थे वो इस ट्रायल से एग्जेम्प्टेड थे। उनका जब भी ट्रायल होगा तो क्रिश्चियन मेंबर ही उसको ट्रायल कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत 1826 में हुई। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ में एक पिटीशन डाली। उस पिटीशन पे हिंदू और मुसलमान जो उस टाइम पे सामाजिक प्रतिष्ठा रखते थे, थोड़ा वजूद रखते थे, उन लोगों को उस पिटीशन पे साइन थे। तो राजा राम मोहन राय ये वही थे जिन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत करवाया। और ये क्या है ना, ये थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच वाले आदमी थे। ये कुरीतियों पे, पाखंडवाद पे ज़्यादा विश्वास करते नहीं थे। ये सती प्रथा के खिलाफ थे। इन्होंने सती प्रथा बंद करवाने में मतलब अपना अहम योगदान दिया है। विधवा पुनर्विवाह जो शुरू हुआ वो भी इन्हीं की देन है, ठीक है। और ये कई चीज़ों में अंग्रेजों के समर्थक भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में इन्होंने मतलब अंग्रेजों का विरोध किया है। जो इन्हें लगा साइंटिफिक तरीके से कि हाँ ये समाज के लिए अच्छा है, उन सब चीज़ों में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ऐसा नहीं मतलब जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है कि बीजेपी कर रही है तो खराब ही कर रही है, या कुछ लोगों की ऐसे की मेंटालिटी है कि कांग्रेस जो भी कर रही है वो खराब ही कर रही है। इस टाइप की मेंटालिटी नहीं थी। ये साइंटिफिक अप्रोच वाले थे। ये अगर कुछ इन्हें लग रहा था कि ये चीज़ समाज के लिए अच्छी है, ये चीज़ होनी चाहिए, तो भले ही वो अंग्रेज कर रहे थे, इन्होंने उसका समर्थन किया। और जो चीज़ खराब थी उसका इन्होंने खुल के विरोध भी किया। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया, वो कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने जूरी बिल के अगेंस्ट में याचिका दायर की थी, मतलब पिटीशन डाली हुई थी। तो वो ये रही थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1826 में जो अंग्रेजों के द्वारा जूरी बिल लाया गया था उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन डाली हुई थी, ठीक। अब जानते हैं ये जूरी सिस्टम जो है ये खत्म कब हुआ हमारे देश में। इंडिया में जूरी ट्रायल सिस्टम कब खत्म हुआ, प्रैक्टिकली कब खत्म हुआ? तो ये मामला है 1967 का। 1967 में क्या है, वेस्ट बंगाल में चुनाव थे। वेस्ट बंगाल में चुनाव थे और वहाँ पे पहले से कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ था तब से। उसके बाद जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए 1967 में, उस टाइम पे जो चुनाव थे वो महंगाई, भुखमरी, इन सब चीज़ों को लेकर चुनाव लड़े गए थे। तो वहाँ पे क्या है, जब चुनाव का रिजल्ट आया 1967 में, तो वहाँ पे CPIM, मार्क्सवादी जो विचारधारा के लोग हैं, उनकी वहाँ सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। उनकी वहाँ सरकार बनी। तो सरकार जब बनी, इतने मतलब इंतजार के बाद, और ये मुद्दा था महंगाई, भुखमरी वाला। उस टाइम फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा चल रही थी, लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था, लोग भूख से मर जा रहे थे, लोग इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। तो लोगों के अंदर जो मतलब अग्रेसिवनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो वहाँ पे हड़ताल, धरना, ये सब चीज़ें आम हो गई थी। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब सरकार बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, तो हुआ क्या, वहाँ पे भयंकर जश्न हुआ। जगह जगह मतलब शो हो रहे हैं, रोड पे वो निकाले जा रहे हैं, जुलूस टाइप निकाले जा रहे हैं, और भीड़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सड़कों पर उतरी हुई है। वो अलग अलग तरीके से अग्रेसिवनेस दिखा रही है। जोश जोश में मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के दो कार्यकर्ता थे, एक प्रखर चंद्र थे, एक रविंद्रनाथ चंद्र थे। इन दोनों ने मतलब एग्रेसिव होके, इनके साथ और भी 2-4 लोग रहे होंगे, उन लोगों ने क्या किया, धावा बोल दिया, अटैक कर दिया एक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे। और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे वहाँ पे अटैक कर दिया और वहाँ तोड़फोड़ की। उसके बाद क्या हुआ, उसके 3 दिन बाद ये दीपक सरकार जो है, ये एक कांग्रेसी एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे। ये कहीं अपने मार्केट में गए थे, सैलून में। तो ये सैलून से निकल रहे थे। तो ये दो जो एक्टिविस्ट थे कम्युनिस्ट पार्टी के, एक का नाम था रविंद्रनाथ चंद्र और दूसरे का नाम था प्रखर चंद्र। इन दोनों के साथ में 3 और एक्टिविस्ट थे कम्युनिस्ट पार्टी के। उन 5 लोगों ने दीपक सरकार को पकड़ के और उनको गिरा दिया। उनके ऊपर मतलब चाकुओं से कई सारे हमले किए, चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी। और उनको अस्पताल ले जाया गया। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये मर चुके हैं। उन 5 लोगों के खिलाफ जो है मतलब मर्डर का केस लगा उनके खिलाफ, और उनका ट्रायल हुआ। ट्रायल हुआ कौन कौन से सेक्शन में, IPC की 302 और 304 के तहत उनका ट्रायल किया गया। तो ट्रायल किया गया। ट्रायल कौन सा हुआ, उनका ट्रायल हुआ जूरी ट्रायल। जो 2 मेन एक्यूज थे इस मामले में, एक तो प्रखर चंद्र और दूसरा रविंद्रनाथ चंद्र, ये दोनों क्या है ना बहुत ज़्यादा नोटोरियस थे। इनके खिलाफ कई सारे केसेस पहले से ही थे। दंगा भड़काना, एसिड अटैक करना, मर्डर, ये सब केस इनके ऊपर पहले से ही दर्ज थे। तो इन लोगों का ट्रायल हुआ जूरी ट्रायल। जूरी ट्रायल में सबसे ज़्यादा मतलब 44 गवाह का मतलब वहाँ पे 44 गवाहों को सुना गया जूरी ट्रायल में। और ये सब ट्रायल जब खत्म हुआ तो जूरी मेंबर्स जो थे उन्होंने क्या किया,
ये जो एक्यूज थे मर्डर के, जिन्होंने मतलब उसको मार दिया, जूरी मेंबर्स ने उसके फेवर में, उन दोनों के फेवर में डिसीजन दिया और ये बोला कि ये जो दोनों एक्यूज हैं ये नॉट गिल्टी हैं। तो जूरी का सिस्टम था उस टाइम, तो जज जो था वो बाध्य था डिसीजन देने के लिए। उसने क्या किया, उसने जूरी मेंबर्स की मतलब डिसीजन को मानते हुए उन दोनों जो दोषी थे, एक्यूज थे जो मर्डर के, उन दोनों को फ्री कर दिया। ये जो मर्डर हुआ दीपक सरकार का, ये हुआ 1967 में, और ये जो जूरी का डिसीजन है, ये केस चलते चलते ये आया 1973 में। 1973 में जब इनको फ्री कर दिया गया दोनों एक्यूज को, तो उस टाइम जो हमारी जुडिशरी थी उसको ये लगा कि ये जो जूरी डिसीजंस हैं ये कई सारी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि मान लो मेजॉरिटी फेवर में है किसी एक रिलीजन के, तो जो जूरी मेंबर्स अगर किसी एक रिलीजन के ज़्यादा हो गए तो वो उस फेवर में, मतलब उस एक्यूज अगर उस रिलीजन से, उनके रिलीजन का है तो उनके फेवर में चला जाता है डिसीजन। कई बार जूरी मेंबर्स धमकी में आ जाते थे, मान लो किसी ने धमका दिया जूरी मेंबर्स को या किसी ने खरीद लिया जूरी मेंबर्स को। इन सारी चीज़ों से क्या है, जो डिसीजन था वो प्रभावित हो रहा था। तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया, देश आज़ाद हो चुका था, तो 1973 में जाके ये जो ट्रायल था, ये लास्ट ट्रायल था जूरी ट्रायल। उसके बाद हमारे देश से जूरी ट्रायल का सिस्टम परमानेंटली मतलब ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो केस था 1973 वाला, ये लास्ट केस था जूरी ट्रायल। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, कई जगह मैंने भी पढ़ा हुआ है, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो ट्रायल हुआ जूरी ट्रायल, वो लास्ट जूरी ट्रायल था। ऐसा नहीं है, वो गलत जानकारी है। तो जो नानावती का केस है वो 1959 का है, और ये जो केस हुआ था ये 1973 में हुआ था। तो जो 1959 का केस है वो नानावती वाला केस, वो लास्ट जूरी ट्रायल नहीं है। लास्ट जूरी ट्रायल कौन सा है, 1973 वाला केस। जूरी सिस्टम क्या है, एक्चुअली ये ट्रायल होता था, दो टाइप के ट्रायल होते थे पहले, बेंच ट्रायल और जूरी ट्रायल। जूरी ट्रायल में भी ऑड नंबर रहते थे और बेंच ट्रायल में भी ऑड नंबर रहते हैं जजेस के। ऑड नंबर इसलिए रहते हैं क्योंकि जो डिसीजन आता है वो कहीं एकदम 50-50 ना हो जाए। जैसे मैच ड्रा हो जाता है ना कई बार, वैसे मतलब कोई डिसीजन ड्रा ना हो जाए, क्योंकि ट्रायल जो है वो कई बार महीनों चलता है, कई बार 4-5 महीने चल जाता है, कई बार 6-7 महीने चल जाता है। तो इतने लंबे ट्रायल के बाद अगर डिसीजन 50-50 रह जाता है ना, तो वो पूरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए ऑड नंबर में रखे जाते हैं, ताकि अगर मान लो 9 मेंबर हैं तो 5 फेवर में रहेंगे, 4 अपोजिशन में रहेंगे, तो वो कम से कम जो फेवर में रहेगा तो वो मतलब बहुमत में हो गया, तो वो डिसीजन मान किया जाएगा। तो इसमें क्या है, मतलब 50-50 रहने वाला या ड्रा रहने वाला कोई सिचुएशन नहीं रहती, इसलिए ये हमेशा ऑड नंबर रखे जाते हैं, चाहे वो बेंच ट्रायल हो चाहे जूरी ट्रायल हो। जूरी ट्रायल में क्या है, वही मेंबर जो है समाज के प्रतिष्ठित लोगों को मेंबर बनाया जाता है, और ये पूरा केस जो है सुनवाई के दौरान ये पूरा कोर्ट में बैठते हैं, अदालत में बैठते हैं, सारी चीज़ों को सुनते हैं, वहाँ पे जो भी गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं उनको देखते हैं, और उसके बाद ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपना डिसीजन जज को देते हैं। जज को देने के बाद ये पता चलता है मेजॉरिटी किसके फेवर में। मेजॉरिटी अगर किसी के फेवर में मान लो है तो वो नॉट गिल्टी हो जाता है, और अगर मेजॉरिटी फेवर में नहीं है तो वो गिल्टी हो जाता है। तो इनके डिसीजन के बेस पे फिर जज डिसाइड करता है कि क्या करना है। अगर नॉट गिल्टी हो गया तो उसको बरी कर दिया जाता है, अगर गिल्टी हो गया तो डिसीजन उसको क्या पनिशमेंट देना है, ये वहाँ पे जो जज बैठा रहता है वो डिसाइड करेगा कि पनिशमेंट क्या दिया जाए इस मामले में। इनके पास पनिशमेंट से रिलेटेड कोई पावर नहीं रहता है, ये सिर्फ गिल्टी और नॉट गिल्टी डिसाइड करने के लिए बैठाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई उसके बाद 1826 में बिल लाया गया था जूरी ट्रायल सिस्टम शुरू करने के लिए। उसके बाद जूरी ट्रायल सिस्टम शुरू हुआ। हालांकि राजा राममोहन राय ने 1826 में ही इसके खिलाफ एक पिटीशन डाली, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो उस टाइम के थोड़े प्रतिष्ठित लोग थे उनके सिग्नेचर थे, लेकिन उनकी पिटीशन काम नहीं कर पाई, और ये जूरी ट्रायल हमारे देश में 1973 तक अनवरत रूप से चलता रहा। खत्म कब हुआ, खत्म हुआ 1973 में। मैटर हमने आपको बता ही दिया है ब्रीफ में। 9 सदस्यों की जो जूरी कमेटी गठित की गई उसमें क्या है, 5 हिंदू थे, 2 पारसी थे, एक एंग्लो इंडियन था और एक था क्रिश्चियन। टोटल 9 सदस्य थे। 9 इसीलिए वही 50-50 वाला मामला न रह जाए इसलिए। और इनका ट्रायल हुआ आईपीसी की सेक्शन 302 और 304 के तहत। सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी है पनिशमेंट फॉर मर्डर। पनिशमेंट फॉर मर्डर मतलब ये है कि किसी एक्यूज का मतलब ये दोषी करार हो चुका है कि उसने किसी की हत्या की है, और वो हत्या की गई है जो वो इंटेंशनली की गई है, मतलब पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ उसने पहले से ही मन में सोच लिया था कि मुझे अगले आदमी की हत्या करनी है, उस हिसाब से हत्या की गई है। वो हत्या किसी प्रकार की हो सकती है, किसी एक आदमी के द्वारा की जा सकती है, किसी 2-3 आदमी के ग्रुप के द्वारा की जा सकती है, या किसी भीड़ के द्वारा भी हत्या की जा सकती है। बट अगर हत्या इंटेंशनली की गई है तो वो जो ट्रायल होगा वो सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सामने वाले का एक मकसद रहता है कि मुझे सामने वाले की हत्या करनी है। जैसे मान लो अगर तुम्हें पता है कि किसी से तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें ये पता है कि उसका अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, किडनी का ऑपरेशन हुआ है, या किसी मतलब पेट में किसी बॉडी पार्ट्स का ऑपरेशन हुआ है, और तुम्हें पता है कि अगर हम वहां पे जोर से मुक्का मारेंगे तो उसकी जान जा सकती है, और आपकी उससे लड़ाई होती है, आप जानबूझ के उसको उसी जगह पे मुक्का मारते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, ये आपका इंटेंशनल मर्डर है। आप चाहते आप उसको मारना चाहते थे, इसलिए आपने उसको उसी जगह पे अटैक किया। ये अब जैसे मान लो कोई तलवार है, किसी के ऊपर आप तलवार से अटैक करते हो,
अब क्या है, तलवार आप एक तो मारते हो मतलब उसको घायल करने के पर्पज से, तो आप उसको हाथ में मार सकते हो, पैर में मार सकते हो। लेकिन वही तलवार अगर आप उसकी गर्दन में मार रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन उसको जान से मारने का है। तो आपका ट्रायल जो होगा केस का वो सेक्शन 302 के तहत होगा। मान लो कोई दोस्त है आपका और आप जानते हो कि उसको एल्कोहल नुकसान करेगा, मतलब अगर वो एल्कोहल थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसकी जान जा सकती है। अगर आपको ये पता है उसके बावजूद भी आप उसको दारू पिला रहे हो और साथ में पिए जा रहे हो और उसके बाद उसकी ज़्यादा दारू पीने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो आप सेक्शन 302 के तहत पनिशमेंट फॉर मर्डर के हकदार हैं। तो आपका जो ट्रायल होगा वो सेक्शन 302 के तहत होगा, पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो आप पे हत्या का आरोप लगेगा और उसके तहत जो भी सजा होगी, सजा क्या होगी उसमें सीधी सीधी आपको आजीवन कारावास, मृत्युदंड की सजा या और आर्थिक दंड, ये मतलब सब कुछ हो सकता है। मतलब मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है, मृत्युदंड की सजा प्लस आर्थिक दंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास प्लस आर्थिक दंड भी हो सकता है। तो ये सारे जो प्रावधान है सेक्शन 302 के तहत वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और सपोज आपको पता नहीं है कि उसको अल्कोहल नुकसान करती है और उसने आपको बताया नहीं है, उसके बाद आप पी रहे हो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर लिया उसने, उसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई, आपको लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो रही है और उस टाइम पे आप उसको छोड़ के चले जाते हो, तो ये भी मामला सेक्शन 302 का बनेगा। ये आपका, अगर आप उसको उस हालत में या तो पुलिस को सौंप दें, पुलिस को बुला के उसको हैंड ओवर कर दें कि इसकी प्रॉब्लम है, या फिर आप उसको अस्पताल तक ले जाके छोड़ दें, अस्पताल में किसी डॉक्टर को दिखा दें कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसने अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम की है, तो आपके ऊपर वो केस नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसको इस हालत में अकेला छोड़ के चले जाते हैं और उसकी बाद में डेथ हो जाती है तो आप उसके लिए उसकी हत्या के जिम्मेदार हैं आप। तो ये भी ट्रायल जो होगा, इस केस का ट्रायल भी 302 के तहत होगा। तो समझ गए आप? तो 302 और 304 आईपीसी के जो सेक्शन है 302 और 304 में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। 304 है वो कल्पेबल होमिसाइड है, मतलब मर्डर किया है बट इंटेंशन आपका मर्डर करना नहीं था, गलती से आपसे हो गया। और जो सेक्शन 302 है वो ये कहता है कि आपने जानबूझ के मर्डर किया है, आपका इंटेंशन ही उसको मारना था। तो हम जानते हैं सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, मतलब सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहता है। ये क्या है? ये है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है गैर इरादतन हत्या, मतलब मर्डर किया गया है लेकिन उसका इंटेंशन जो है, मर्डर करने वाले का इंटेंशन जो है वो मर्डर करना नहीं था। मतलब गलती से, जैसे मान लो अभी कई सारे ऐसे केसेस आप देख रहे हो कि किसी टीचर ने बच्चे को 2 तमाचे मार दिए और बच्चे की मृत्यु हो गई, तो वो क्या है, वो मर्डर नहीं है, उसमें 302 के तहत ट्रायल नहीं होगा। वो ट्रायल अगर होगा भी तो 304 के तहत होगा, क्योंकि उसमें शिक्षक का ये इंटेंशन नहीं है कि वो बच्चे की हत्या करना चाह रहे हैं। उसने गलती से मान लो बच्चे को मार दिया, बच्चे को हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई हो, तो वो क्या है, वो 302 के तहत ट्रायल नहीं होगा, वो क्या ट्रायल होगा 304 के तहत। ये क्या है, ये इंटेंशन नहीं है किसी का मारने का। जैसे मान लो आप किसी से, मतलब लड़ाई हो गई आपकी किसी से और आपने कहीं मान लो उसको पेट में ऐसी जगह मान लो मुक्का मार दिया जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ था या जहाँ पे उसको चोट लगने से उसकी जान जा सकती है, आपको पता ही नहीं था, आपने गलती से उसको उसी जगह मार दिया और उसके बाद उसकी हो गई डेथ। तो वो क्या है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, मतलब गैर इरादतन हत्या है, जानबूझ के की गई हत्या है। जैसे सलमान खान ने एक बार फुटपाथ में सो रहे कई सारे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, एयरपोर्ट में चला कई दिनों, तो वो क्या है, वो कल्पेबल होमिसाइड है, मतलब इरादा नहीं था सलमान खान का, मतलब कि हत्या करी जाए, लेकिन अब गलती से मान लो चढ़ गई गाड़ी, हो गई हत्या, तो ये क्या है, ये कल्पेबल होमिसाइड होता है। इसमें जो भी ट्रायल होता है वो सेक्शन 304 के तहत होता है। तो ये जो केस था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इस एक्यूज्ड है, मतलब जो कावस मानेकशॉ नानावती है, उनका जो ट्रायल हुआ था वो सेक्शन 302 और सेक्शन 304 दोनों के तहत हुआ था, क्योंकि मर्डर भी हुआ था और मर्डर हुआ था, लेकिन उसमें ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मर्डर जो किया गया है वो पहले से प्लान था या फिर उसका इंटेंशन अलग था, मतलब गलती से हो गया। तो उसमें ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था कि जो मर्डर किया गया है वो इंटेंशनली किया गया है या फिर मतलब अनइंटेंशनली है, कल्पेबल होमिसाइड है, गलती से हो गया, मतलब वो मर्डर करने के उद्देश्य से नहीं गए थे। अब जैसे उन्होंने पिस्टल या रिवॉल्वर जो भी उन्होंने ड्रॉ की थी, तो लोग ये कहते हैं जब तुम्हारा मर्डर करना इंटेंशन नहीं था तो तुमने वो ड्रॉ क्यों की, तो बाद में पता चला कि वो उन्होंने इसलिए ड्रॉ की थी क्योंकि वो खुद को मारना चाह रहे थे। कार्रवाई होती है, ट्रायल होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस होकर सामने आती हैं। तो कुल मिला के समझना यह है कि सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्या कहता है। सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पेनल कोड कहता है गैर इरादतन हत्या का मामला जो होता है जिसमें हत्या करने वाले का इंटेंशन ये नहीं होता कि उसको, मतलब पहले से ही उसका प्री प्लान्ड मर्डर जो है वो इसमें नहीं आता, मतलब इसमें क्या है, हत्या करने का इरादा नहीं है, गलती से हत्या हो गई है, गलती से मर्डर हो गया है, तो वो क्या है, वो सेक्शन 304 के तहत ट्रायल होगा। तो दिस इज नोन एज कल्पेबल होमिसाइड, मतलब गैर इरादतन हत्या। ठीक है, तो ये सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर एंड 304 कल्पेबल होमिसाइड, इन दो सेक्शन के तहत इनका ट्रायल हुआ, जूरी ट्रायल हुआ। तो जूरी ट्रायल होने के बाद दोनों पक्षों में बहस हुई, बहस होने के बाद निष्कर्ष ये निकला, जो जूरी मेंबर्स थे 9, उनमें 6-1 में फैसला आया, 8 इनके फेवर में थे, कावस के फेवर में थे, और एक जो था वो अपोजिशन था। 8 ने ये बोला कि कावस मानेकशॉ नानावती निर्दोष हैं, एक ने बोला कि कावस मानेकशॉ नानावती दोषी हैं।
तो ये जो जूरी मेंबर्स थे 9 थे, 9 के 9 मेंबर्स को डेली के डेली पीरियड्स की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाती थी, ताकि ये केस से अपडेट रहें और थोड़ा सहानुभूति भी मिलती रहे कावस मानेकशॉ नानावती। कावस एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उस टाइम पारसी जो लोग थे इस केस से इतने ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए थे कि सड़कों पे पारसी लोगों ने कई सारे जुलूस निकाले कावस के फेवर में। और इन्होंने जो उस टाइम का सबसे महंगा वकील हुआ करता था कार्ल खंडाला वाला, उसको हायर किया कावस के लिए। और वो जो कार्ल खंडाला वाला पारसी कम्युनिटी से आते थे। और ये जो राम जेठमलानी है ये सिंधी थे और इन्होंने अपोजिशन वाला जो कैंडिडेट था जो मिमी आहूजा जिन्होंने केस दायर किया था, जो प्रेम आहूजा की बहन थी, ये उनकी तरफ से लड़ रहे थे। राम जेठमलानी मिमी आहूजा की तरफ से लड़ रहे थे। तो कहने मतलब ये था एक तरफ सिंधी कम्युनिटी थी और एक तरफ पारसी कम्युनिटी थी। और कावस को क्या है पारसी कम्युनिटी का फुल सपोर्ट था, नेवल का पूरा सपोर्ट था, इवन जो मतलब मैक्सिमम सोसाइटी जो है मैक्सिमम लोग इनके फेवर में थे, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ था। लोगों का ये मानना था कि कावस के साथ गलत हुआ है, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, ऐसा लोगों को मानना था उस टाइम पे। तो बॉम्बे सेशन कोर्ट के जो जज थे रतिलाल भाईचंद मेहता, उन्होंने क्या किया, जूरी का जो डिसीजन आया था 8:1 का, उसको इन्होंने मतलब डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया डिसीजन को। और उन्होंने ये बोला कि ये जूरी के डिसीजन को मैं खारिज करता हूँ और ये जो केस है ये बॉम्बे हाई कोर्ट को मैं रेफर कर देता हूँ। तो जो कागज के जो वकील थे कार्ल खंडाला वाला, उस टाइम पे बहुत फेमस और प्रतिष्ठित वकील थे, उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये अगेंस्ट द रूल है, जूरी ने जो डिसीजन दिया है आपको उसको मानना पड़ेगा। तो वो जो जज थे, जज ने ये बोला अगर पूरे 9 जूरिस्ट कागज के फेवर में रहते तो जज जो था वो कंपेल्ड था, बाध्य था डिसीजन देने के लिए कागज के फेवर में। अगर वो 9 के 9 बोल देते कि कागज नॉट गिल्टी है तो जज उसको बरी करता, कागज को बरी करना ही पड़ता उसको। बट जज ने ये बोला क्योंकि एक सदस्य ने ये बोला है कि कागज गिल्टी है, इसलिए मैं ये डिसीजन चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे पास पावर है। और उन्होंने वही किया। जो रतिलाल भाईचंद मेहता वहाँ के जज थे सेशन कोर्ट के, उन्होंने उस डिसीजन को डिसमिस किया। डिसमिस करने के बाद ये केस उन्होंने रेफर कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट को, और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पूरा केस फिर से ट्रायल हुआ। सभी गवाह सबूत सब कुछ पेश किया गया, सेल्विया वहाँ पे पेश की गई, सेल्विया ने कई सारे वहाँ बयान दिए। और सेल्विया से ये पूछा गया, ये बताइए जब तुम्हें पता था तुम्हारे हस्बैंड अपसेट हैं फिर भी तुम मूवी देखने चली गई? तो सेल्विया ने ये बोला एक्चुअली क्या है कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मेरे बच्चे मेरे साथ में थे, बच्चों को मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं बच्चों को लेकर मूवी देखने गई थी। काबा से पूछा गया कि तुम ये कह रहे हो कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का और तुम बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट थे, तुम्हें ये पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम अपनी बीवी के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जब चिंतित थे, इसका मतलब तुम सेंस में थे और उसके बावजूद भी तुमने मर्डर किया, इसका मतलब ये है कि ये मर्डर जो है वो प्री प्लान था। कागज से ये भी कहा गया कि अगर तुम्हारा मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था तो तुमने वहां पे जाके फॉल्स प्रेटेक्स्ट पे मतलब गलत जानकारी देके वहां से पिस्टल और कार्ट्रिजेस क्यों इशू करवाए, मतलब कारतूस जो थे वो क्यों इशू करवाए? तो कागज ने बोला एक्चुअली पिस्टल और कारतूस इशू करवाए थे वो मैंने अपनी खुद की आत्महत्या करने के लिए करवाए थे। बट वहां जाके जब मैं उससे बात की इस मामले में कि क्या वो मेरी बीवी से शादी करेगा, मेरे बच्चों की टेक केयर करेगा, तो वहां पे जो कन्वर्सेशन हुआ वहां पे क्या है, हीट कन्वर्सेशन हुआ, दोनों में अग्रेसिवनेस की बातचीत हुई। और केस में तो ये भी कहा गया कि कावस के बीच में और प्रेम आहूजा के बीच में हाथापाई हुई है। उसके बाद हाथापाई में वो गलती से बंदूक चली और उसको गोली लगी। तो ये सारी चीज़ें हुई वहाँ केस में। अपने अपने दोनों फेवर और अपोजिशन वाले जो वकील थे दोनों ने अपनी अपनी सारी सारी चीज़ें पेश की। पेश करने के बाद फाइनली ये डिसीजन निकला, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने कावस को मर्डर का दोषी पाया और कावस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा हुई। कावस को उम्र कैद की सजा हो गई। उसके बाद कावस ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनके डिसीजन को, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको कंटिन्यू रखा और उनकी सजा जस की तस रखी गई। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा दी गई थी दैट विल रिमेन कंटिन्यू, तो वो सजा इनकी कंटिन्यू रही। उसके बाद इनको जेल में भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद ये लगभग 3 साल जेल में रहे। उस बीच में वो उस टाइम कावस के वकील और नेवी के कई सारे कमांडर्स जो प्रतिष्ठित ऑफिसर्स थे, चीफ थे, इवन ये भी कहा जाता है कि जो उस टाइम जो रक्षा मंत्री थे मेनन साहब, वो भी इस केस में इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस केस में इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली। 3 साल का इनका मतलब सजा 3 साल की हो चुकी थी। तो उस टाइम ये बॉम्बे के जेल में किसी में बंद थे ये, तो उस टाइम का 3 साल का लगभग टाइम हो गया। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनको चेंज होना था, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल चेंज होने थे। तो क्या हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो वहाँ पे एज ए राज्यपाल अपॉइंट की गई और उनके पास एक मर्सी पिटीशन डाली गई। मर्सी पिटीशन डाली गई तो उसमें ये बोला गया कि कावस मानेकशॉ को मतलब उनके अच्छे चरित्र को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए उनको जो उनकी सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसको मतलब माफ़ किया जाए। चूँकि मामला मर्डर का था तो ये बोला गया कि अगर अपोजिशन का जो वकील है, मतलब अपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने केस दायर किया है कावस के खिलाफ में, वो कौन था,
प्रेम आहूजा की बहन मिमी आहूजा। तो ये बोला गया अगर मर्सी पिटीशन पे मिमी आहूजा साइन कर देती है तो ये जो मर्सी पिटीशन है ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो मर्सी पिटीशन को साइन कराने में राम जेठमलानी की अहम भूमिका है। उनका भी उसमें कुछ पर्सनल मैटर था, उनके कोई दोस्त थे वो फ्रीडम फाइटर थे, वो भी उस टाइम जेल में बंद थे। तो राम जेठमलानी ने अपने मित्र को जो फ्रीडम फाइटर थे उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट टाइप का किया मिमी आहूजा के साथ। उन्होंने मिमी आहूजा से मिले वो, और उन्होंने उस मिमी आहूजा से जो प्रेम आहूजा की बहन थी उससे वो मर्सी पिटीशन साइन करा के और दे दी। उसके बाद फिर कागज को 3 साल की सजा होने के बाद कागज, तो बाकी की जो कागज की सजा थी वो माफ़ कर दी गई। माफ़ करने के बाद कागज को वहाँ से छोड़ दिया है, जेल से इनकी रिहाई हो गई कागज की। उसके बाद कागज ने नॉर्मल ज़िंदगी जीने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था इनके अगेंस्ट में, मतलब जहाँ भी जाते थे सब लोग इन्हीं की तरफ देखते थे, कई प्रकार की बातें इनके सामने करते थे, तो इन्हें मतलब यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, ये अपनी बीवी बच्चों को लेके ये कनाडा में शिफ्ट हो गए, कनाडा चले गए। कनाडा में जाके इनकी डेथ हो गई, 2003 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये इनकी जो बीवी थी वो अपने होम टाउन चली गई ब्रिटेन में। 2017 तक ये देखी गई हैं, उसके बाद फिर पता नहीं इनका मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1949 में इनकी शादी हुई थी सालगिरह और कावस की। उसके बाद 1950 से लेकर 1956 तक सालगिरह और कावस 3 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। जब कावस ने प्रेम आहूजा को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी, उसके बाद सालगिरह अपने हस्बैंड के साथ पूरी तरह से सपोर्टिव थी, और कुछ कहने वाले लोग ये कहते हैं वो सिर्फ इसलिए सपोर्टिव थी क्योंकि प्रेम आहूजा की हत्या कर दी गई थी। अगर प्रेम आहूजा जिंदा होता तो ये कभी कावस के शहर में नहीं जाती, क्योंकि इसके पास अब कोई ऑप्शन था नहीं, इसके पास कावस के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए ये कावस के पास थी, कावस के फेवर में थी। दूसरा यह है कि ये जो खुद है ना, ये खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं थी कि जो प्रेम आहूजा है वो इसके साथ शादी करेगा। अगर ये इस चीज़ को लेकर श्योर होती कि प्रेम आहूजा मेरे साथ शादी कर लेगा तो ये कावस को छोड़ देती, लेकिन ये इस चीज़ को लेकर डिलेमा में थी, ये उस तरफ से कंफर्म नहीं थी। इसको भी इस चीज़ का एहसास था कि उसके प्रेम आहूजा जो है वो इसको यूज कर रहा है। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि प्रेम आहूजा जो था उसने सालगिरह से अफेयर करने से पहले भी और भी नेवल अफसर्स की बीवियों के साथ अफेयर किया था, और उसका मेन जो हथियार था वो थी उसकी बहन मिमी आहूजा। उसका यही काम था, वो इन सब चीज़ों में अपने भाई की हेल्प करती थी। जब कावस अपनी ड्यूटी पे थे उस टाइम पे सालगिरह थी वो प्रेम आहूजा के साथ घूमने गई थी ताजमहल, और गाड़ी जो ड्राइव कर रही थी वो उसकी बहन मिमी आहूजा ड्राइव कर रही थी। तो इसकी बहन का यही काम था, वो अपने भाई के लिए अलग अलग टाइप के टारगेट सेट करती थी और बीच में डाकिया की भूमिका अच्छे से बखूबी निभा रही थी, और इन्हीं वजहों से उसके भाई की हत्या कर दी गई। यही सब रीजन थे, यही सब रीजन उसकी हत्या के मेन कारण बने। ये जो केस था इतना ज़्यादा चर्चित हो गया था कि उस टाइम चाय के जो स्टॉल लगते थे उन पे और जहाँ जहाँ भी मतलब लोग इकट्ठे होते थे हर जगह इसी केस की चर्चा होती थी। 1973 में एक मूवी बनाई गई अचानक, विनोद खन्ना की मूवी आई थिंक, उसमें वो मूवी भी इस कहानी से मतलब प्रेरित थी। उसके बाद रुस्तम तो सभी लोगों ने देखी है, रुस्तम मूवी भी इसी कहानी से प्रेरित है। उसके बाद 2019 में एक वेब सीरीज आई ALT बालाजी पे, दी वर्डिक्ट, वो भी इस पूरी कहानी से ही प्रेरित है। ये केस जो है इसी से ही प्रेरित होकर वो पूरी कहानी मतलब वेब सीरीज में है। तो आप अगर देखना चाहो इस केस के बारे में, अगर आप लोग और ज़्यादा गहन जानकारी चाहते हो तो आप ALT बालाजी पे जाके दी वर्डिक्ट वेब सीरीज को भी देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से दिखाया गया है। तो इस केस के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। एक आध चीज़ अगर छूट रही हो तो आप लोग भी विकिपीडिया पे इसका अध्ययन कर सकते हो। ALT बालाजी पे जो सीरीज है दी वर्डिक्ट उसको देख सकते हो और गहन जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको। तो नीचे जो बटन है रेड कलर की उसको प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। बीच बीच में आपकी कॉमेडी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।